क्लास 7 के अंतर्गत ये हिस्ट्री का 9वां अध्याय आज का भारत, सरकार गणतंत्र और स्वायत्त शासन दिया है। अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा है वे सारी बातें तो पुरानी हैं, लेकिन उन पुराने बातों की कुछ छाप अभी भी हमारे ऊपर दिखलाई पड़ती है। पुराने दिनों के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। पुराने दिनों की अवधारणा आज भी हमारे आसपास दिखलाई पड़ती है। बदलते समय के साथ साथ वह अवधारणा भी तो बदलती है, लेकिन भीतर की मूल बातें कुछ क्षेत्रों में एक ही रह गई है। वैसे ही एक अवधारणा है, वह है सरकार। यहाँ क्वेश्चन आता है कि सरकार शब्द कहाँ से आया है। अपना टिक लगाते चलिएगा। तो सरकार जो शब्द है वो फारसी से आया है और बताया जाता है कि मध्ययुगीन भारत में न इस शब्द का अर्थ होता है शासनकर्ता। यानी सरकार का मतलब हुआ शासन करने वाला, शासनकर्ता जो शासन कर रहा है, अथवा शासन व्यवस्था के रूप में हो, यानी जो शासन कर रहा है या जिसकी सरकार हो वही तो सरकार हो। हम लोग शेरशाह के बारे में तो पहले भी पढ़े हैं। शेरशाह अपने अधीन प्रदेशों को अधिकांशतः सरकार के रूप में बांट देता था, यानी वही शेरशाह सूरी जिसने जीटी रोड का निर्माण कराया। उसी शेरशाह ने बताया जाता है कि अपने अधीन प्रदेशों को, यानी जिन प्रदेशों को वह जीतता था ना, जीतने के उपरांत क्या करता था कि अपने अधीन प्रदेशों को अधिकांशतः, ज़्यादातर क्या करता था, सरकार के रूप में बांट देता था। और शासन व्यवस्था की सुविधा के लिए इस सरकार शब्द का प्रयोग आज भी हम लोग करते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्न का मतलब होता है शासन। और बताया जाता है कि आज हम लोग जिस देश में निवास करते हैं उस भारत देश में भी तो एक सरकार है। सभी स्वाधीन देश में सरकार होती है, यानी जितने भी स्वाधीन यानी जितने भी आज़ाद देश हैं उन सभी देशों में कोई ना कोई सरकार होगी। पहले जो शक्ति के आधार पर युद्ध में विजयी होते थे वही शासन करते थे। इतिहास में आपने पहले पढ़ा होगा कि जब दो देश आपस में लड़ते थे और जो जीतता था वह हारने वाले पर शासन करता था। अब अभी देश के लोग स्वयं तय करते हैं। अब बताया था वो सिस्टम नहीं है। अभी देश के लोग स्वयं तय करते हैं कि देश पर शासन कौन करे। वो अलग है सिस्टम। यहाँ दो राजा आपस में लड़े, जीतने वाला हारने वाला राजा के राज्य पर राज्य करेगा, पर अब वो सिस्टम नहीं है। अब है कि खुद उस देश की जो जनता है, उस देश के जो जन है, लोग हैं, वो तय करते हैं क्या कि हमारे देश का शासक कौन होगा, हमारे देश पर शासन कौन करेगा। और स्वयं अपने के बीच से शासक को चुनने की पद्धति को ही तो गणतंत्र कहा जाता है। यानी कि जो क्वेश्चन एक आया कि गणतंत्र किसे कहते हैं, यानी खुद अपने बीच से शासक चुनने की ये जो पद्धति है उसी को गणतंत्र कहा जाता है। और तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था, यानी जनगण अर्थात साधारण लोग स्वयं ही अपने देश का तंत्र अर्थात व्यवस्था ठीक करते। यानी कि यहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि भारत देश के जो जनगण है, यानी कि जन मतलब जनता, तो ये जो जनगण है ये खुद अपने बीच से ही क्या करते हैं कि एक व्यक्ति को चुनते हैं जो आगे चलकर उस देश का तंत्र यानी व्यवस्था को ठीक रखता है। इसीलिए यह गणतंत्र है। और इसी तरह से साधारण जनता जिस देश को चलाने के लिए चुनती है उसे ही सरकार कहते हैं। सिंपल भाषा में याद रखिए कि जो साधारण जनता होती है, हम आपके जैसी, वो क्या करती है, अपने देश को चलाने के लिए ना जिसे चुनती है उसे ही हम लोग सरकार कहते हैं। सोच का बतलाव तो थोड़ा यहाँ नीचे दिया गया है कि इसके पहले के अध्याय में हम लोग राजा के बारे में पढ़े, सुल्तान के बारे में और बादशाहों की कहानी पढ़े हैं। राजा अलग होता है, सुल्तान अलग होता है, बादशाह अलग होते हैं और इनकी कहानी हमने पहले के अध्यायों में पढ़ा। उनके शासन व्यवस्था को हम लोग
राजतंत्र कहते थे, यानी राजा का जो तंत्र होता है वो राजतंत्र होता है। राजा की बातें सर्वोपरि होता है, वो जो कह दिया वही कानून, वही नियम, वो सब कुछ है। अभी भी किसी किसी देश में राजा रानी की प्रथा, आज के युग में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर राजा रानी वाला प्रथा है। जैसे इंग्लैंड, ये आता है क्वेश्चन कि कहाँ पर आज भी राजतंत्र है, राजा का तंत्र कहाँ चलता है आज भी, तो इंग्लैंड में और जापान में। लेकिन सब देशों में गणतांत्रिक सरकार है, भले अब राजा रानी की सरकार है, बाकी गणतांत्रिक यानी जनता के हिसाब से वो सरकार चलती है। साधारण लोग वहाँ पर स्वयं सरकार का चुनाव करती है, यानी राजा रानी है भले सरकार में हेड है, बाकी जनता चुनती है उनको, सरकार को चलाने वाले लोगों को। भारत में राजा रानी की तो प्रथा नहीं है, यहाँ पर राजा रानी के जगह पर कौन आ गया? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है। अब आप बताइए कि बहुत समय पहले बंगाल में एक बार प्रजा ने अपने ही राजा का चुनाव किया था, वह राजा कौन थे? इसका उत्तर आपको द्वितीय अध्याय में देखने को मिलेगा। प्रत्येक देश का संचालन कैसे होगा, यानी देश कैसे चलेगा, इसके लिए कानून है, और इस नियम कानून को ही संविधान कहा है। ये भी क्वेश्चन खास है कि संविधान किसे कहते हैं, यानी कौन सा जो भी देश हैं, प्रत्येक जो देश, उस देश को कैसे चलाया जाएगा, और उस चलाने के लिए जो कानून है, उसी कानून को सुनने में आता है कि उसी कानून को संविधान कहा जाता है। और विधान शब्द का अर्थ क्या आता है? तो विधान का अर्थ है नियम। इसको भी अंडरलाइन अपना कर लीजिएगा। अधिकांश देशों में संविधान लिखित आकार में होती है, यानी दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बता रहा है कि अधिकांश जो आज के समय के हिसाब से पूरे विश्व में लगभग 200 देश हैं, लगभग 200 देश। और ये लगभग 200 देशों में बता रहे हैं कि अधिकांश जो देश हैं उसमें समझो कि लिखित यानी लिखा हुआ संविधान है, लेकिन कुछ देशों में लिखित नहीं है, और वहाँ पर प्राचीन काल से जो चली आ रही नियम को ही माना जाता है, यानी कि जो नियम इतिहास में, मतलब जो नियम प्राचीन काल से चलता आ रहा है, उसी को बस वो लोग अपना नियम कानून मान लिए हैं। भारत का संविधान कैसा है, ये क्वेश्चन आता है, तो बताया जाता है कि भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। यानी कि भारत का संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बतलाया गया है। यानी भारत का जो संविधान है, पूरे दुनिया में जितना भी संविधान है उन सब में बड़ा है। और बताया जाता है कि इसका अधिकांश जो धारा उपधारा किसी और देश के संविधान में नहीं है। इस संविधान के जो निर्माता हैं वो भीमराव अंबेडकर जी हैं। यानी कि हम लोग क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान का निर्माता कौन, हमारे संविधान को किसने बनाया, तो हमारे संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान लिखित है। और ये भी क्वेश्चन होता है कि पूरा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो भारत का ही। भारत के बारे में सुनने में आता है कि अधिकांश मतलब कुछ देशों से कुछ नियम कानून को लेकर मतलब कि भारत का संविधान बना है। मतलब कुछ इंग्लैंड से, ऐसे ही कुछ देशों से लेकर ये भारत का संविधान बना है। भारतीय संविधान में देश में सरकार का चुनाव करने के लिए देश के लोगों के अधिकार को स्वीकार किया गया। यानी भारतीय संविधान में, यानी भारत का जो नियम कानून है ना, उस नियम कानून में सरकार का चुनाव करने के लिए देश के लोगों को अधिकार दिया गया कि आपके पास अधिकार है कि आप 18 साल जिनका भी उम्र होगा वह वोट दे सकते हैं और अपने हिसाब से सरकार का चुनाव कर सकते हैं। और उस अधिकार के कारण ही प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात चुनाव होता है। जो भारत का चुनाव जो भी अधिकांशतः देखने को मिलता है वो 5 साल पर होता है।
और जिसे बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं वोट देना। यानी ये 5 साल पर जो चुनाव होता है इसी को लोग कहते हैं कि हम वोट देने जा रहे हैं। और इस चुनाव में वोट देकर देश के लोग आगामी 5 वर्षों के लिए सरकार का चुनाव करते हैं। यानी जिनका भी उम्र 18 साल हुआ वो सभी शख्स क्या करते हैं कि वोट देकर सरकार का चुनाव करते हैं। और ये जो सरकार होती है अगले 5 साल के लिए कार्य करती है। आगामी जो 5 साल के लिए वही रहती है। फिर 5 साल पूरा होगा तो फिर से चुनाव होगा। फिर से चुनाव में हम लोग वोट देंगे, जिसको ज़्यादा बहुमत मिलेगा, जिसकी ज़्यादा संख्या होगी, फिर से वो सरकार बनेगा और फिर वो अपना सरकार चलाएगा। भारत एक विशाल देश है और इस देश में एक ही केंद्रीय सरकार है। हम लोग के यहाँ 2 सरकार है जी, हमारे यहाँ 2 सरकार। एक केंद्र में एक केंद्रीय सरकार बोला जाता है और एक मतलब कि राज्य सरकार। जैसे कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है और राज्य में मानिए कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, हर राज्य की अलग अलग सरकार है। जैसे अब यहाँ पर ममता सरकार, बिहार में नीतीश सरकार, यानी कि एक जन हेड कोई एक जन है वो मोदी जी का। तो वही बता रहा है कि इस देश में एक केंद्रीय सरकार है लेकिन प्रत्येक राज्य की अपनी स्वयं की सरकार। अब यहाँ पर किसकी सरकार हो गई? यहाँ पर ममता सरकार हो गया बंगाल के लिए, जिसे राज्य सरकार कहा जाता है। और ये ममता को हम लोग राज्य सरकार कहेंगे कि हाँ ये राज्य की ये सरकार है। और जो मोदी जी का जो सरकार है वो देश की सरकार है, वो केंद्र की सरकार है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों का चुनाव साधारण जनता करती है। ये ममता दीदी को भी चुनने वाले आम जनता और ये मोदी जी को भी चुनने वाले आम जनता, यानी दोनों सरकार को चुनने का जो कार्य किया जाता है वो साधारण जनता के द्वारा ही किया जाता है। केंद्र सरकार का चुनाव देश की समस्त साधारण जनता करती है और राज्य सरकार का चुनाव उस राज्य की जनता करती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बात बोला गया, यानी जो केंद्र की सरकार है ना, यानी कि दिल्ली में किसकी सरकार होगी, दिल्ली वाला, तो दिल्ली में किसकी सरकार होगी इसका चुनाव पूरे देश की जनता मिलकर, यानी 2800 जो राज्य है, ये 2800 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी जगह से मिलकर तब उसका चुनाव होता है। कहाँ का? केंद्र का, यानी जो दिल्ली में बैठेगा। और जो राज्य का चुनाव होगा सिर्फ उस राज्य की जनता पर। जैसे पश्चिम बंगाल में अब यहाँ की किसका सरकार बनेगा, तो यहाँ के जो पश्चिम बंगाल के जितने भी निवासी होंगे सिर्फ पश्चिम बंगाल के, वही सिर्फ जाकर वोट देंगे जिस तिथि का उनका वोट होगा। तो संविधान में केंद्र और राज्य सरकार की क्या क्या क्षमता है इसका उल्लेख है जी। संविधान में लिखा गया है कि केंद्र कौन सा काम करेगा, राज्य का कौन सा काम होगा, कर कौन, किसको कितना कर मिलेगा, किसको कितना, मतलब मानो कि कहीं कहीं पर अब जैसे कि कुछ सरकारी रेल है, अब उस रेल में केंद्र सरकार का भी, अब रेल तो सरकार का है, किसका होगा, मतलब कि केंद्र सरकार का। और वही रेल सुनने में आता है कि राज्य में भी आती है। अब जैसे हमारे बंगाल में तो चलवे करती है वही रेल, तब उसको भी तो मानो ममता जी कहे कि हमारे राज्य में हमारा बिजली लग रहा है या जो भी कुछ, तो इसका पैसा कौन देगा, तो वही बताया जाता है कि जो भी दोनों में से वही कुछ कुछ बंटवारा हो जाएगा, मतलब आपस में कुछ कुछ ले लेते होंगे लोग। या बहुत सारे ऐसा चीज़ है जहाँ पर केंद्र का भी टैक्स बनता है और राज्य का भी टैक्स बनता है, दोनों अपना आपस में बांट लेते हैं। तो संविधान में केंद्र और राज्य सरकार की क्या क्या क्षमता है इसी का उल्लेख है। जिस शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकारों की क्षमता को स्वीकार किया गया है उसी को राष्ट्र संघ सरकार व्यवस्था कहते हैं। राष्ट्र संघ यानी जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों की क्षमता को दर्शाया गया है वह राष्ट्र संघ सरकार व्यवस्था कहलाता है। फलस्वरूप भारत सरकार एक और गणतांत्रिक है। गणतांत्रिक मतलब कि नियम कानून से चलने वाला, क्योंकि साधारण जनता स्वयं शासन का चुनाव करती है। और दूसरी तरफ यह राष्ट्र संघ है क्योंकि यहाँ पर केंद्र और राज्य दो प्रकार की सरकार एक शासन व्यवस्था में है। यानी कि हमारा देश गणतांत्रिक भी है क्योंकि जनता खुद शासन का, यानी जो शासन करेगा, जो शासक उसका चुनाव करती है। दूसरा तरफ बोला कि हमारा देश राष्ट्र संघ भी है क्योंकि यहाँ पर दो गो सरकार है, केंद्र में किसी और का सरकार है तो राज्य में किसी
और का सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार और हर राज्य में अलग अलग सरकार। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कुछ बातें में चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रायः 3 वर्ष की आलोचना और वितर्क के पश्चात संविधान तैयार हुआ। लगभग प्रायः 3 वर्ष, लगभग 3 साल का बताया जा रहा है। और 1949 ईस्वी के 26 नवंबर को संविधान क्या हुआ, हम लोग का पास हो गया। पास होना अलग चीज़ है। और 26 जनवरी 1950 से संविधान हमारा लागू हुआ। तो ये आप याद रखिएगा, लागू का डेट अलग है 26 जनवरी 1950 और पास होना 26 नवंबर 1949, यानी लगभग समझिए कि 2 महीना का अंतर है, नवंबर से दिसंबर फिर जनवरी। और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में पालन करते हैं। सरकार की अवधारणा उसके क्रियाकलाप से ही स्पष्ट हो जाती है। फलस्वरूप सरकार का क्या कार्य है, यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। तुम्हारे मन में आता होगा कि आखिर जो केंद्र की सरकार है या जो राज्य की सरकार है वह कौन सा कार्य करती है। तो अति सामान्य रूप से कहा जाए तो सरकार का कार्य देश की शासन व्यवस्था का संचालन करना और साधारण जनता को उपकार करना, इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करना, कर संग्रह करना, देश में स्वाधीनता की भावना को सुरक्षित रखना, यही तो सबसे मुख्य कार्य है। सरकार का सबसे पहला काम है कि ये देश की शासन व्यवस्था को चलाना, देश अच्छा से चले। ठीक। दूसरा बताया गया है साधारण जनता का उपकार हो। ये जो साधारण जनता जिसने वोट देकर सरकार को चुना है, चाहे राज्य सरकार को चुना हो चाहे केंद्र सरकार को चुना हो, वो सरकार का जिम्मा बनता है कि जो भी जनता ने हमको चुना है उनके लिए अच्छा अच्छा बेनिफिट वाला, यानी अच्छा अच्छा उपकार करे, उनके लिए अच्छा अच्छा योजना लाए। यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार का कर संग्रह करना, कर मतलब टैक्स होता है। अब का सरकार कहीं कमाने थोड़े जाएगी, अब वो आपसे टैक्स लेगी और वही टैक्स, वही पैसा से, जो टैक्स मतलब वही कर हुआ, कर यानी वो पैसा, और उसी पैसा से मतलब घुमा कर आपके लिए फिर से काम होगा। तो देश की शासन व्यवस्था का संचालन करना, साधारण जनता का उपकार कैसे होगा, विभिन्न प्रकार का प्रयास करना है, कर को संग्रह करना है, देश में स्वाधीनता की भावना को सुनिश्चित करना है कि आप लोग के अंदर में ये जाहिर करना कि हाँ आप लोग आज़ाद हैं, ये वाला भावना भी सरकार का ही कार्य है करना। और देश में शांति रहे, उन्नति के लिए भी सरकार कार्य करती है। देश में शांति बरकरार रहे, देश उन्नति करे, ये कार्य भी सरकार का काम है। और इन सभी कार्यों को करने के लिए सरकार को संविधान रास्ता दिखलाती है। ये सारा जो भी कार्य है ना, ये सरकार अपने आप नहीं कर सकती। ये सभी कार्य के बारे में संविधान में बतलाया गया है और संविधान ही वो रास्ता दिखलाता है, यानी संविधान के अनुसार ही सरकार देश पर शासन करती है। सरकार के क्रियाकलाप को संचालित करने के लिए 3 विभागों का निर्माण किए गए हैं। कानून विभाग, जहां पर देश के संचालन के लिए कानून बनाया जाता है। तो यहाँ दिया है कि ये वो कानून विभाग बोले ना पहला, तो उसका काम है कानून का निर्माण करना। शासन विभाग इस कानून के अनुसार जो देश का संचालन करेगा। और न्याय विभाग काम है देश में सही तरीके से शासन हो रहा है कि नहीं, या साधारण जनता के स्वार्थों की रक्षा हो रही है कि नहीं, इन सभी विषयों पर नज़र रखना। कानून विभाग का काम है कानून का निर्माण करना। और शासन विभाग का काम है कि देश का संचालन करना, यानी कि शासन अच्छा से करना। और न्याय विभाग का काम है कि जो भी नियम कानून बने हुए अच्छा से पालन हो रहा है कि नहीं, यही देखना। तो बताया जा रहा है कि सोचकर बताओ कि वर्तमान सब भारत में यदि सरकार गणतांत्रिक और स्वायत्त है तो सुल्तान और मुग़ल काल में भारत का सरकार कैसा था, ये अपने सोचते रहिए। थोड़ा सा बॉक्स में चले आते पहले, कुछ बातें हैं ना। सभी देशों में न्याय विभाग को दूसरे विभाग कानून से अलग रखा जाता है जी, ध्यान दीजिएगा।
सभी देशों में, जितने भी देश लगभग हमने बताया, तो सभी देशों में न्याय विभाग को दूसरे जो भी विभाग, यहाँ कौ विभाग हो, 3 गो विभाग हो गया, एगो कानून वाला और एक आपका न्याय वाला और एक व्यवस्थापिका वाला, ये तीनों विभाग अलग अलग होते हैं। तो यहाँ बता रहे दूसरे देशों में न्याय वाला को अलग कर देता है और किसी भी तरह से न्याय का रास्ता बंद ना हो जाए उसी के लिए व्यवस्था किया जाता है। इसी क्षमता का विकेंद्रीकरण नीति कहा जाता है। गणतंत्र शासन प्रणाली शक्तिशाली बनी रहे जिसके कारण यह नीति अपनाई जाती है। फ्रांस के एक दार्शनिक है मॉन्टेस्क्यू, दोलो आ गया, सर्वप्रथम इसी नीति की बात कहे थे। यानी हमने पहले भी आपको बतलाया कि मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया था कि इन्होंने ही कहा था कि सरकार के जो तीनों रूप है ये तीनों को अलग अलग होना चाहिए और एक दूसरे के मैटर में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो सरकार अच्छा से कार्य नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता केवल शासक का ही चुनाव नहीं करती है बल्कि स्वयं शासन में भागीदारी भी करती है। क्या आप सोचे कि हम लोग खाली बस वोटें देने के लिए जन्म लिया है? नहीं, हम सिर्फ वोटें देंगे ऐसा नहीं है। हम खुद भी यहाँ बताया गया है कि भारत की जो जनता है केवल शासक का ही चुनाव नहीं करती है बल्कि खुद वो भी चाहे तो शासन में भाग ले सकती है। क्या हम भी नेता बनना चाह रहे, हम भी प्रधानमंत्री बनना चाहते। प्रत्यक्ष तौर पर शासन में भागीदारी करने को ही तो स्वशासन कहते हैं और स्व का मतलब होता है अपना और आयसु का मतलब होता है अधीन। साधारण जनता जहां स्वयं ही अपने अधीन शासन व्यवस्था को स्वायत्त शासन कहते। खास क्वेश्चन है जी। पश्चिम बंगाल में इस स्वायत्त शासन के 2 तरीके से देखा जाता है। एगो नगर वाला, नगर और शहर के क्षेत्र में नगर पालिका और गांव के क्षेत्र में पंचायत की व्यवस्था की गई है। हम लोग पश्चिम बंगाल में हैं और यहाँ पर बतलाया जाता है कि यहाँ पर 2 तरह की शहर के लिए किसका निर्माण किया गया है? नगर पालिका का, म्यूनिसिपल। और आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पर पंचायत, ठीक। और यहाँ पर भी प्राचीन काल के इतिहास का प्रभाव देखा जाता है। प्राचीन भारत में सभा और समिति का प्रचलन था तो मुगल काल में ग्रामीण शासन की परंपरा थी। छोटे छोटे शहरों और नगरों में पौर सभा है। पौर शब्द का अर्थ होता है पुट से आया है। पौर शब्द पुट से आया है। संस्कृति में पुट का मतलब होता है नगर और इस शहर अथवा नगर में 18 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के नागरिक वोट देकर पौर सभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं और इसे ही हम लोग प्रतिनिधि कहते हैं। और इसमें से एक पौर सभा पौर प्रधान बनेगा जिसको हम लोग चेयरमैन कहेंगे और इसे शहर अथवा नगर में जन सेवा, आखिर ये चेयरमैन कौन सा कार्य करेंगे? तो इसे शहर या नगर में जन सेवा, जन की यानी जनता की सेवा करना है। जन स्वास्थ्य का उन्नयन और प्रशासन सभी का देखभाल करना ये पौर सभा का कार्य है। यानी कि हमारे जो चेयरमैन है ना, मतलब जो भी हो, नाम नहीं बताएंगे, तो जो भी हमारे चेयरमैन हैं उन चेयरमैन का जहाँ के भी हो उनका कार्य है जन सेवा, जनता की सेवा करना। जन स्वास्थ्य का हमारे स्वास्थ्य के बारे में चिंता व्यक्त करना और प्रशासन को अच्छा देखभाल चलाना ये, और यहाँ तक कि पेयजल का वितरण करना, घर घर पेयजल, पीने वाला पानी की व्यवस्था करना, ये इनका काम है। रास्ता का निर्माण करना ये काम है। यहाँ तक कि प्रदूषण को रोकना, ज़्यादा गंदगी ना हो, ये सभी कार्य पौर सभा करती है। विद्यालय, अस्पताल इत्यादि बनाकर शिक्षा के प्रचार और प्रसार और स्वास्थ्य उन्नयन के लिए पौर सभा का ये प्रयास करती है। शहर अर्थात नगर में पौर सभा के जैसा ही ग्राम में ग्राम पंचायत है। जैसे शहर में पौर सभा कार्य कर रही है वैसे ही बताया जाता है कि गांव में ग्राम पंचायत, ग्रामीण लोग वोट देकर ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव करते हैं और उनमें से ही एक जन क्या बनेगा? पंचायत का प्रधान बन जाएगा। गांव में लोग वोट देते हैं और वोट देकर और जो लोग जीतेंगे ना उसी में से एक बंदा क्या हो जाएगा? वह बताया जाता है कि ग्राम पंचायत का सदस्य का चुनाव करते हैं और उनमें से ही एक जन पंचायत का प्रधान होगा। और उसका क्या काम होगा? अब जो गांव का मुखिया है वो भी क्या करेगा कि गांव में सभी प्रकार की उन्नति
पानीय जल का मतलब पानीय जल का वितरण, यहाँ तक कि गांव की सफाई, साफ सफाई करना। सोचो क्या क्या मुखिया का काम है, देख लीजिए। पानी की व्यवस्था करना, साफ सफाई की व्यवस्था करना, ठीक, ग्राम की जो साफ सफाई है, सड़क का रास्ता निर्माण करना, ये सभी ग्राम पंचायत का कार्य है। इसके अलावा शिक्षा अर्जित करने के लिए विद्यालय का निर्माण करना, चिकित्सा केंद्र का बनवाना, और बतलाया जाता है कि वन सृजन करना इत्यादि ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आते हैं। बहुत सारे बताया गया है कि गांव को लेकर ब्लॉक बनता है और उस ब्लॉक में एक साथ एक पंचायत समिति रहती है और कुछ ब्लॉकों को लेकर जिला बनेगा और जिला में जिला परिषद रहता है और ग्राम में जैसे ही जिला के स्वायत्त शासन का उत्तरदायित्व पंचायत समिति या जिला परिषद के ऊपर रहता है। पौर सभा हो या पंचायत व्यवस्था, सभी में 5 साल के पश्चात साधारण जनता उसके प्रतिनिधि का चुनाव करती है। चाहे प्रधानमंत्री का वोट हो, चाहे राष्ट्रपति का वोट हो, चाहे किसी भी मंत्री का वोट हो, चाहे पौर सभा का वोट हो, चाहे पंचायत का वोट हो, सभी का 5 साल के लिए वोट होता है। और इन क्षेत्रों में विभिन्न तरीके से साधारण जनता स्वयं शासन व्यवस्था और कार्यक्रम में भाग लेती है और इस तरह से साधारण जनता के प्रत्यक्ष योगदान के जरिए ही शहर अथवा नगर और ग्राम में गणतंत्र शासन प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर पाता है। यही आपको देखने को मिलेगा। नीचे आइएगा तो गणतंत्र में कुछ बातों में दिया गया है कि गणतंत्र जो शब्द है न कोई नवीन अवधारणा नहीं है। ये मत सोचो कि गणतंत्र कोई नया शब्द आया है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। ग्रीक देश में एथेंस के लोग अपने में से ही किसी को शासक निर्वाचित करते। एथेंस का बात हो रहा है। वहाँ पर अपने में से कोई एक बंदा को लोग क्या करते थे कि शासक चुन लेते थे, ये शासक है। और बतलाया जाता है, सुना जाता है कि ये लोग टूटी हुई कलसी के टुकड़े पर अपनी पसंदीदा चिन्ह अंकित कर उसे एक दूसरे की बड़ी कलसी में डाल देते। देखिए कैसे वोटिंग हो रहा है, यानी कि वो कलसी ले लेते थे, उसका टुकड़ा जो है उसी पर अपना चिन्ह बना दिया लोग। जैसे 2 बंदा ये लोग वोट में खड़ा हुई, इनका चिन्ह कलम है, इनका चिन्ह पेंसिल है, ठीक, और वही चिन्ह बना दिया गया कहाँ पर, वो टूटा हुआ मटका का जो भी है और उसको बनाकर सभी गांव के वासी को दे दिया गया। और उधर में 2-3 को मटका रख दिया जाएगा, मतलब 2 जन है तो 2 को मटका रख दिया गया और सबके हाथ में दे दिया गया है। और सब लोग क्या करें, वही वाला मटका का टूटा हुआ ले जाकर जिसमें डाल देगा और जिसकी संख्या ज़्यादा होगा वही जीत गया, यानी वही शासक बन जाते थे। और बताया जाता है कि कलसी में डाल देते थे और जिसके पक्ष में अधिक कलसी का टुकड़ा मिलता था वही शासक बन जाता था। और पृथ्वी का मानचित्र, एक मानचित्र लो और उसमें ग्रीक और एथेंस को ढूंढकर खोजते रहिए।